हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु और स्वागत है आप सभी का सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि दिसंबर 2021 में पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चंस हम विद एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं और इस सीरीज़ को करने से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो रेगुलर सीरीज़ ज़रूर देखें और जो क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करते हैं मॉक टेस्ट के फॉर्म में करें और मेरे आंसर बताने से पहले खुद आंसर करें और जो भी आप स्कोर करते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखो, हिस्ट्री टफ हो सकती है लेकिन पॉलिटी और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस तो आप एटलीस्ट कर ही सकते हैं। तो जितना भी आप स्कोर करें आज की क्लास में भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे पता चलेगा आपकी कितनी प्रोग्रेस हुई और कितनी प्रोग्रेस आप कर रहे हैं, आपको खुद भी पता चलेगा और उसी हिसाब से अपनी तैयारी को आगे और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम है तो अभी तैयारी आपकी हो सकती है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के साथ साथ आप एनसीईआरटी 6 to 8 भी पढ़ें। पॉलिटी तो मैंने कराई हुई है 6 to 8 की, और बाकी आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। बाकी हमारा हिस्ट्री चल रहा है, अभी धीरे धीरे होता रहेगा। अगर आप उससे आगे बढ़ रहे हैं तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे हमारा वही क्वेश्चन पेपर जो कि हमने पिछली क्लास में किया था। क्वेश्चन पेपर है 29 दिसंबर 2021 का, और यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के जो क्वेश्चंस हैं मोस्टली ज्योग्राफी से ही हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय वनस्पति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 3 इसमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो भूमध्य सागरीय वनस्पति के बारे में सही यहाँ पर दी गई है। तो करेक्ट ऑप्शन की अगर यहाँ पर बात कर लें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बी एंड सी ओनली। तो बी और सी जो है वो स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, जो पहला है वो यहाँ पर गलत है। देखो, जो पहला है यहाँ पर एक तरह से आंसर को सीमित कर दिया है, कह दिया ना कि ये केवल यूरोप, अफ्रीका और एशिया में भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र में ही पाया जाता है। कहा गया कि मेडिटेरियन जो सी है उसके आसपास ही ये जो है भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये और भी जगह पर पाया जाता है। अभी हम आगे देखेंगे इसको। देखो, कहीं पर अगर ऑप्शन में कुछ इस तरह का अगर आपको ऑप्शन मिले ओनली, जो सिर्फ केवल की बात करे, तो ये आंसर को थोड़ा सा सीमित करता है। तो इस पर आपको विचार करने की ज़रूरत होती है, इस तरह के स्टेटमेंट्स पर। दूसरा जो है ये है, संतरे, अंजीर और अंगूर जैसे खट्टे फलों की खेती आमतौर पर यहाँ की जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, और यहाँ बहुत अधिक वन्य जीवन नहीं है, ये भी सही हो जाएगा। बी और सी यहाँ पर सही हैं। तो ये जो भूमध्य सागरीय वनस्पति होती है, इसके पत्ते जो हैं मोटे होते हैं, मोम से ढके और छाल वाले होते हैं। इस प्रकार की जो पत्तियां होती है वाष्पोत्सर्जन को कम करने में मदद करती है। मतलब जो ट्रांसपिरेशन होता है उसके थ्रू पानी निकल जाता है ना ज़्यादा पौधों से, तो ये जो पत्तियां होती है इस तरह की, इनकी ये वाष्पोत्सर्जन को कम करने में मदद करती हैं। इन विशेषताओं के कारण भूमध्य सागरीय वन शुष्क ग्रीष्म काल के अनुकूल होते हैं। मतलब अगर ड्राई समर्स हैं, बारिश नहीं होती ज़्यादा, तो वहाँ पर ये टेम्परेचर में भी ये सर्वाइव कर पाते हैं। भूमध्य सागरीय वन फलों की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है और विश्व के बागों के रूप में जाने जाते हैं। आपने सुना भी होगा, विश्व के बागान जो है कहा जाता है इनको, भूमध्य सागरीय वनों को। ये क्षेत्र भूमध्य सागर के साथ साथ कैलिफोर्निया, चिली, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी पाए जाते हैं। तो वहाँ पर देखो कुछ ही जगह हमें दी गई थी, लेकिन यहाँ पर कई सारी जगह दी हुई हैं। यहाँ पर ये चिली में भी पाए जाते हैं, कैलिफोर्निया में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी और दक्षिण अफ्रीका में भी। उगाए गए उत्पादों में शामिल है, यानी कि इसमें जो फसल उगती है वो है जैतून, अनार, संतरा, अंजीर, नाशपाती, अंगूर। तो ज़्यादातर हम कहेंगे जो खट्टी प्रकृति वाले फल हैं वो यहाँ पर ज़्यादातर उगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी पवनों का उदाहरण है। तो 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं पवनों के, और यहाँ पर आपको पहचानना है करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन अगर देखें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मानसून। जो मानसूनी पवनें होती हैं वो होती हैं मौसमी पवनें। मौसमी पवनें कौन सी होती हैं? देखो, मौसमी पवनें ये अलग अलग मौसमों में अपनी दिशा बदलती रहती हैं, अपनी डायरेक्शन बदलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ को ये बहती रहेंगी। जिस तरह की परमानेंट विंड्स होती है ना, इनका तो डायरेक्शन जो है एक ही रहती है, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। लेकिन जो मौसमी पवनें होती हैं ये अपनी डायरेक्शंस बदलती रहती हैं मौसम के हिसाब से, इसलिए इनको मौसमी पवनें कहा जाता है।
उदाहरण के लिए अगर देखें तो जो भारत में मानसूनी पवनें होती हैं जो जून में चलती हैं, उसके आसपास के कुछ महीनों में चलती हैं, तो वो होती हैं मानसूनी पवनें जिनसे मानसून आता है भारत में। तो वो क्या कहलाती हैं? वो मौसमी पवनें होती हैं। स्थायी पवनें होती हैं जैसे व्यापारिक पवनें हो गई, ऑप्शंस में दिए हुए हैं व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और पूर्वी पवनें। तो ये स्थायी पवनें हैं, परमानेंट विंड्स हैं ये। और ये पवनें 3 प्रकार की होती हैं। एक तो हमने देख ली स्थायी पवनें, मौसमी पवनें जो ऑप्शन में है, और एक होती है स्थानीय पवनें। स्थानीय होती हैं लोकल विंड्स, जो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में बहती हैं, छोटे से क्षेत्र में बहती हैं। ऐसा नहीं है कोई बड़े किसी देश में बहती हैं, ऐसा नहीं है, ये किसी छोटे से क्षेत्र में बहती हैं। तो ये दिन या वर्ष की एक विशेष अवधि के दौरान चलती हैं। वर्ष में भी मतलब पूरे वर्ष की एक अवधि कोई हो सकती है, एक टाइम पीरियड हो सकता है। जैसे कि हम बात करें लू चलती है ना, नॉर्थ इंडिया में आपने अक्सर देखा होगा लू चलती है, जो कि गर्म हवाएं होती है और ये मई जून में चलती हैं। तो इसी तरह से एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिसमें कि ये स्थानीय पवनें लोकल विंड्स जो हैं बहती हैं। इसका दूसरा उदाहरण है स्थल एवं समुद्री समीर, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वार के बारे में। ज्वार के बारे में इन कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। तो टाइड्स के बारे में बेसिकली बताना है। आपको पता ही है कि समुद्र में टाइड्स उठते हैं और इनके बारे में 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जो कि आपको पहचाननी है, सही कौन सी है और गलत कौन सी है। करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। देखो पहला क्या है, जब चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा में हो तो ज्वार भाटा सबसे अधिक होता है। तो ज्वार भाटा सबसे अधिक होता है कब? जब चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीध में होते हैं, ये बात सही है। दूसरी है, जब समुद्र का पानी सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव द्वारा तिरछे विपरीत दिशाओं में खींचा जाता है तो ज्वार सबसे कम होता है। देखो जब तिरछा खींचा जाएगा तो कम ही होगा। जिस तरह से सूर्य की किरणें जब सीधी नहीं पड़ती, तिरछी पड़ती है, तो वहाँ पर ताप कम होता है, उसी तरह से ये खिंचाव बल भी कम हो जाता है अगर तिरछा होता है तो ये सेकंड भी सही हो जाएगा। उच्च ज्वार को नीप ज्वार कहा जाता है, तो ये गलत है। जो ये निम्न ज्वार होता है, लो टाइड्स जो होता है उसको कहते हैं नीप ज्वार, तो इसलिए ये गलत है, अपोजिट दिया हुआ है इसका। यहाँ पर थोड़ी सी और जानकारी इसके बारे में देख लेते हैं। ज्वार भाटा होता क्या है? देखो जो महासागर होता है उसका जल ऊपर उठना और नीचे गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ज्वार होता है जब जल बिल्कुल ऊंचाई पर पहुंच जाता है, सबसे ऊंचे अपने स्तर पर पहुंचता है, उसको कहते हैं ज्वार। और जब पानी नीचे आता है, सबसे नीचे के लेवल पर अपने पहुंचता है, उसको कहते हैं भाटा। तो दोनों को एक साथ ही बोला जाता है ज्वार भाटा। तो ज्वार बनते कैसे हैं? बनते हैं ये जब सूर्य और चंद्रमा द्वारा लगाया गया शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की सतह पर लगता है तो ज्वार भाटे का कारण बनता है। जिस तरह से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है ना, वैसे ही सूर्य और चंद्रमा का भी गुरुत्वाकर्षण बल है जो कि पृथ्वी की सतह पर लगता है, जिसकी वजह से ज्वार भाटे का ये कारण बनता है। लहरें जो हैं खिंचती चली जाती हैं उस गुरुत्वाकर्षण की वजह से, तो इस वजह से आता है ज्वार भाटा। तो यहाँ पर देखो जो वृहत ज्वार भाटा है, हाई टाइड्स जो होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो ये कब आते हैं? देखो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट आ जाता है और उच्च ज्वार का कारण बनता है, हाई टाइड्स जिसको बोलते हैं। और पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों के दौरान सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही पंक्ति में होते हैं जब ज्वार भाटा आता है, तो यहाँ पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं, सब हाई टाइड्स इस टाइम पर होता है। इन ज्वार को बोलते हैं क्या? स्प्रिंग टाइड्स। इसको स्प्रिंग टाइड्स या फिर हिंदी में कहें तो वृहत ज्वार बोला जाता है इसको। यहाँ पर आप इनकी पोजीशन देख सकते हैं, इस तरह का कुछ होती है इनकी सिचुएशन, इनकी पोजीशन, तो इस तरह से आते हैं। तो इसमें जब ये इस तरह की इनकी पोजीशन होगी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा होगा, तो तब भी ये हाई टाइड्स आते हैं। और जब चंद्रमा इधर होगा और पृथ्वी बीच में होगी तब भी हाई टाइड्स आते हैं। तो इस तरह की पोजीशन होती है 2 तरह की, जिसमें कि ये स्प्रिंग टाइड्स आते हैं। दूसरा होता है नीप टाइड्स। नीप टाइड देखो जो ऑप्शन में दिया हुआ था वो हाई टाइड्स को नीप टाइड्स बोला गया था, जो कि अपोजिट था, इसके पीछे वाला था जो भी हमने देखा पिछली स्लाइड में। तो ये नीप टाइड्स कब आते हैं? व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर। तो कुछ ऐसी पोजीशन होती है चंद्रमा की, द ओशन वाटर्स गेट ड्रॉन इन डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन बाय द
ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून रिजल्टिंग इन लो टाइड्स। तो जब चंद्रमा अपनी पहली और आखिरी चतुर्थांश में होता है तो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। तो सूर्य और चंद्रमा का जब गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो उसकी वजह से क्या होता है, निम्न ज्वार भाटा आता है। मतलब विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में पड़ता है ये। जब सीधी दिशा में पड़ता है, सीधा उस पर बल लगता है तो लहरें क्या खींची चली जाती हैं, जिसकी वजह से हाई टाइड्स आते हैं। लेकिन जब विपरीत दिशाओं में लगता है, अपोजिट लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो क्या होता है, नीचे चला जाता है पानी। तो जिसको कहते हैं हम क्या, लघु ज्वार भाटा। अब देखो इसके एडवांटेजेस भी देख लेते हैं टाइड्स के। इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और ये पूछा जाता है क्वेश्चंस के थ्रू। इसी तरह से स्टेटमेंट्स बना दी जाती हैं एक एक पॉइंट की। इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ भी है, हम देखेंगे जब चैप्टर्स करेंगे। उच्च ज्वार नौ संचालन में मदद करते हैं, बिल्कुल बात सही है। नेविगेशन में ये हेल्प करते हैं। वे तटों के करीब जल स्तर बढ़ाते हैं जिससे जहाज़ों को बंदरगाह पर आसानी से पहुंचने में मदद मिलती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जब देखो लहरें तेजी से चलेंगी, पानी जो है जल स्तर बढ़ेगा तो लहरों के पास आ जाएगा और उसी के हिसाब से क्या होगा, जहाज आसानी से बंदरगाह पर पहुंच जाएंगे, किनारे पर पहुंच जाएंगे। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और ज्वार बिजली पैदा करने में सहायक होते हैं। ज्वारीय बिजली संयंत्र आपने बहुत जगह देखे होंगे, टाइडल पावर प्लांट्स लगे होते हैं इसी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत रूप से गहरे जंगलों में शिकार करने, इकट्ठा करने, चीजें गैदरिंग करते हैं ना, हिस्ट्री में हमने पढ़ा था इसके बारे में कि पहले आदि मानव ऐसे ही जीवन जीता था, शिकार करता था, इकट्ठा करता था चीज़ों को खाने पीने की। वैसे ही कुछ लोग अभी भी करते हैं। तो स्थानांतरित करने की खेती, सॉरी उल्टा लिख गया यहाँ पर, ये जो झूम खेती होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होता है उसकी बात हो रही है। और ऋतु प्रवास, जो मौसम के हिसाब से जगह बदलते हैं लोग। ऋतु प्रवास का अभ्यास करने के लिए गर्म और ठंडे रेगिस्तान में लोग कहाँ पर रहते थे, तो ये रहते थे, ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही हो जाएगा, अस्थाई बस्तियों में। देखो अब क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, जंगल में शिकार करना होता था इनको, झूम खेती करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, या फिर मौसम के अकॉर्डिंग अपनी जगह बदलते रहते थे। तो अब वो ऐसी जो बस्तियाँ होंगी परमानेंट सेटलमेंट तो होंगे नहीं। परमानेंट सेटलमेंट तो वो होते हैं जब जहाँ पर इंसान एक बार बस गया तो वहाँ से फिर जाएगा नहीं। लेकिन ये बस्तियाँ जो होती थी ये कुछ समय के लिए बसाते थे, कुछ महीनों के लिए, तो ये टेम्परेरी बस्तियाँ होती थी। तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट इसमें, अस्थाई बस्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रवास को प्रभावित करने वाला प्रतिकर्ष कारक है। इंग्लिश में देख लेते हैं इसको, हिंदी में कुछ टर्म्स ऐसी आ जाती हैं जो अंडरस्टैंडेबल नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पुश फैक्टर्स अफेक्टिंग माइग्रेशन। पुश फैक्टर्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। पुश फैक्टर्स मैंने आपको बताया था जो जिसमें कि मजबूरी में हमें माइग्रेट करना पड़ता है, वो हमें ऐसा कोई खुशी खुशी हम नहीं जाते हैं, वो हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही होती, कुछ सुविधाओं की कमी है, फैसिलिटीज़ नहीं है, तो इसकी वजह से हमें क्या माइग्रेट करना पड़ता है, गांव से शहर को या शहर से दूसरे शहर को। तो ऐसे कौन से कारक हैं ये पूछा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ओनली सी एंड डी। देखो सी एंड डी में आप पाएंगे कि जो खराब स्वास्थ्य सुविधाएं हैं ये भी एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से आपको जगह बदलनी पड़ेगी, अपनी मजबूरी हो जाएगी। और अच्छी शिक्षा की अनुपस्थिति, अगर गुड एजुकेशन नहीं है तो वहाँ से भी आपको निकलना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कुछ गाँव में अच्छे स्कूल नहीं होते हैं तो उसके लिए भी लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है अपने बच्चों के लिए। तो ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको मजबूरी में माइग्रेट करना पड़ता है, ऐसा कोई आप अपनी मर्जी से नहीं माइग्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह जनसंख्या में कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप्स रिप्रेजेंट द वर्किंग एज ग्रुप इन पॉपुलेशन। तो देखो पॉपुलेशन में आपको पता ही है जो वर्किंग एज ग्रुप होता है, जो मतलब कार्यशील जनसंख्या, काम करती है जो जनसंख्या, वो उसका रेशो कहाँ से कौन सी उम्र तक पाया जाता है, वो होता है 15 से 65 वर्ष के बीच। देखो जो 15 साल तक की उम्र के होंगे वो तो बच्चे होंगे, वो तो काम करने जाएंगे नहीं बाहर, या फिर घर में भी हाथ नहीं बटाते हैं, वो क्योंकि छोटे होते हैं। और जो 65 से ऊपर की उम्र के जो वृद्ध होते हैं, ओल्ड पीपल होते हैं, वो भी कुछ इसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि वो क्योंकि उन्हें हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं और रिटायर भी हो जाते हैं, बहुत से कुछ अपने जॉब से रिटायर हो जाते हैं, तो कुछ वैसे भी काम नहीं कर पाते हैं, हेल्थ इश्यूज़ या अन्य इश्यूज़। तो जिसकी वजह से जो कार्यशील जनसंख्या वो सिर्फ 15 से 65 वर्ष के बीच ही होती है। उससे ऊपर आपको कुछ लोग मिल सकते हैं, एक्सेप्शनल केस,
लेकिन जो एक्चुअल में जो कार्यशील जनसंख्या है वो 15 से 65 वर्ष के बीच आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द व्हीट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। गेहूं से रिलेटेड कुछ हमें दी गई हैं कंडीशंस या फिर कुछ विशेषताएं हम कह सकते हैं, और इसमें पहचानना है आपको कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। करेक्ट होगी इसमें स्टेटमेंट बी एंड डी, ओनली बी एंड डी आर करेक्ट। देखो बी एंड डी देख लेते हैं क्या क्या है। बी है, बढ़ते मौसम के दौरान इसे मध्यम तापमान और वर्षा की आवश्यकता होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा जो हमारे यहाँ पर भारत में सर्दी में ये गेहूं उगाया जाता है, लेकिन सर्दी में तो उगाते हैं हम इसको, लेकिन जब इसके बढ़ने की समय आती है तो जब मध्यम जलवायु हो जाती है, मीडियम टेम्परेचर हो जाता है, सर्दी जाने लगती है, ये फरवरी मार्च में थोड़ा बढ़ता है, तो उस टाइम पर टेम्परेचर सही हो जाता है, मध्यम हो जाता है। तो बी जो है बिल्कुल सही है। इसे गोल्डन फाइबर के रूप में नहीं जाना जाता, जूट को जानते हैं गोल्डन फाइबर के रूप में। ये काली मिट्टी में सबसे अच्छा पनपता है, ये भी गलत है। तो भारत में से शीत ऋतु में उगाया जाता है, बिल्कुल बात सही है। मैंने क्या कहा, विंटर सीजन में इसको बोते हैं, लेकिन जैसे जैसे गर्मी का सीज़न आता है, गर्मी के सीज़न से पहले इसकी फसल कट जाती है, मतलब मध्यम मौसम में इसकी बढ़त होती है, और जो दाना इसमें डलता है या पकता है वो थोड़ा सा मीडियम ही टेम्परेचर उस टाइम पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विविधता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विद रिस्पेक्ट टू कल्चरल डाइवर्सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में, यानी कि किस तरह का लोग पहनावा पहनते हैं, किस तरह से लोग रहते हैं, क्या कल्चर को फॉलो करते हैं, क्या कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उससे रिलेटेड। वैसे यहाँ पर तो सिर्फ पहनावे के बारे में पूछा है हमसे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। बाकी सभी देखो थोड़े से ये पलट दिए हैं ऑप्शंस, अलग स्टेट्स इनके साथ जोड़ दिए हैं, इनको भी हम देखेंगे। देखो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है क्या है, मणिपुर में महिलाएं फैनेक पहनती हैं, फैनेक पहनती हैं, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। बाकी गलत क्यों है, क्योंकि ये गलत मैच कर दिए हैं गलत स्टेट के साथ। सही स्टेट के साथ इनका मैच देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखो जो फैनिक ड्रेस की बात हो रही थी वो यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ इस तरह की ड्रेस होती है। देखो इस तरह से नीचे वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये कुछ इस तरह का पहनावा होता है फैनिक, ये मणिपुर का पहनावा है। इसके अलावा कश्मीर में लोग फेरन पहनते हैं, ये यहाँ पर आपको मिलेगा। ये आप रेड कलर का सूट जैसा ड्रेस देख रहे हैं, कुछ मिलता जुलता है सूट से, तो फेरन कहते हैं इसको। यहाँ पर आप देखेंगे लंगा वोनी, लंगा वोनी क्या है, ये आंध्र प्रदेश की ड्रेस है, जबकि वहाँ पर दूसरा स्टेट दिया हुआ था। और ये है मेखला सदोर, ये आसाम की ड्रेस है, ना कि अरुणाचल प्रदेश की। तो ये थोड़े से स्टेट के नाम इन्होंने पलट दिए थे थोड़े से, तो इस तरह से आप मैच कर लेंगे इनको। पिक्चर मैंने इसीलिए लगा दी थी। देखो यहाँ पर आप देखेंगे ना थोड़ी सिमिलैरिटी दिखेगी। जो मेखला सदोर है आसाम में जो पहना जाता है साड़ी की तरह दिख रहा है, इसको थोड़ा सा हम कह सकते हैं पहनने का जो तरीका ना इनका थोड़ा सा डिफरेंट है। और यहाँ पर भी देखो ये साड़ी की तरह ही लग रहा है, लंगा वोनी, यहाँ पर ये भी साड़ी की तरह है। ये नॉर्थ इंडिया में भी आपको देखने को मिल जाएगा, दुपट्टा कुछ इस तरह से यहाँ पर पिनअप कर देते हैं। तो इस तरह का ट्रेंड अब नॉर्थ इंडिया में भी देखने को मिलता है। वही है दूसरे स्टेट के तो कुछ कल्चर हमारे यहाँ पर अपना लेते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो ओरिजिन है वो इन्हीं स्टेट्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्वाग्रह को दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इंडिकेट्स प्रीजुडिस। प्रीजुडिस के बारे में हमने पॉलिटी में पढ़ा था, नहीं पढ़ा है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, क्लास 6 की पॉलिटी में आपको मिल जाएगा, ये मिलेगा आपको विविधता वाले लेक्चर में। तो ये है पूर्वाग्रह क्या है बेसिकली, जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई अपने बारे में राय बनाए रखते हैं, किसी पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के बारे में हो सकता है, लोगों के बारे में हो सकता है, तो अब हम उसके बारे में जो राय बनी हुई है हमारी, हम उसे बदलना नहीं चाहते। एक तरह से होता है क्या कि उसी के आधार पर फिर हम उन लोगों को जज करते हैं। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पर दिख रहा है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में क्या है कि शहर के लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वे चालाक और भ्रष्ट होते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ सिटी पीपल जो हैं, शहर के जो लोग हैं, उनको एक जो है राय बना ली उनके बारे में कि ये लोग जो है शहर के ऐसे होते हैं। जैसे कि गांव के लोगों के बारे में बना लेते हैं हम राय कि गांव के लोग तो सिर्फ खेती करते हैं और पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कुछ इस तरह से। तो होगा क्या कि एक तरह से हमने पहले से ही राय बना ली, हम वो राय को बदलना भी नहीं चाहते।
बाकी के ऑप्शंस देखो तो देखें तो देखो ये गलत है। सभी भारतीयों के 50% से अधिक गाँव में रहते हैं। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पर। तो 50% से ज़्यादा लोग गांव में नहीं रहते हैं, और ये वैसे भी पूर्वाग्रह नहीं है। ये अगर हम कहते हैं शहर के लोगों की अगर हम बात कर रहे हैं, ये पूर्वाग्रह होगा। शहर में रहना महंगा है, लोगों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा किराए और परिवहन पर खर्च किया जाता है, तो ये भी नहीं है। ये तो एक तरह से हम जानकारी दे रहे हैं शहर के बारे में, तो ये प्रिजुडिस नहीं है। प्रिजुडिस होता है जब हम किन्हीं लोगों के बारे में कोई राय बना लेते हैं। फसल के मौसम के दौरान गांव में लोग 12 से 14 घंटे काम करते हैं, ये फैक्ट बता रहे हैं, तो ये कोई प्रिजुडिस नहीं है, कोई राय नहीं है किसी के बारे में। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय राज्य विधानमंडल नहीं ले सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस द स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट टेक? तो कौन सा निर्णय ऐसा है जो विधानमंडल नहीं ले सकता? देखो, विधानमंडल जो है राज्य के लिए होती है, और राज्य के जो डिसीजंस होते हैं विधानमंडल लेते हैं राज्य के स्तर पर, लेकिन जो केंद्र के स्तर पर डिसीजन लिए जाते हैं वो संसद के द्वारा लिए जाते हैं। तो कुछ ऐसे अफेयर्स होते हैं जो कि स्टेट के द्वारा नहीं लिए जा सकते, कुछ नेशनल लेवल पर डिसीजन लिए जाते हैं। तो ऐसा ही एक डिसीजन है ये सेकंड ऑप्शन में, भारतीय सेना में सैनिकों की भर्ती। जो भारतीय सेना में सैनिकों की भर्ती है, ये हम सेंट्रल लेवल की बात करते हैं। भारतीय सेना जो है पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, तो कंट्री लेवल पर जो काम है वो केंद्र सरकार करेगी, यानी कि संसद करेगी। तो राज्य की जो सरकार है वो ये काम नहीं करेगी, बाकी जो काम है वो राज्य सरकार करेगी। जो 3 ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ये बाकी के 3 काम विधानमंडल करेगी। तो ये काम है केंद्र सरकार का। तो ये थी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, अपडेट्स मिलती रहें चैनल पर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। कमेंट में अपना स्कोर भी ज़रूर बताएं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।